नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में। 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं के दौरान छात्रों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पेरेंट्स को भी उनके करियर की चिंता रहती है। आज उनकी इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए अमर उजाला की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं सीबीएसई की काउंसलर डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता, दून मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुशील ओझा और सभी सीबीएसई देहरादून संभाग के संयुक्त सचिव रणवीर सिंह, जो बच्चों को टिप्स देंगे जिनसे वो परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। साथ ही अभिभावक और छात्र उनसे अपने भी प्रश्नों के जवाब पा सकेंगे। आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते। बहुत बढ़िया। यहाँ पर उपस्थित अमर उजाला परिवार के सभी सम्मानित सदस्य मोना जी और सुल्तान और सब जितने लोग यहाँ पर हैं, सभी टीचर्स को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि विद्यालय के साथ जुड़कर अमर उजाला परिवार, अमर उजाला बेसिकली हम एक अखबार के नाम से जानते हैं, जबकि अमर उजाला अखबार के साथ साथ समाज को समृद्ध करने की एक बहुत मजबूत आधारशिला है। और मैं इस परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं। आज अगर ये संवाद कार्यक्रम है, इसके लिए आपकी उस सोच को मैं धन्यवाद अदा करता हूं और व्यक्त करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए आपने इसका बेहतरीन प्लेटफॉर्म चुना। KBIN को धन्यवाद दूंगा। आपने बच्चों के इस संवाद कार्यक्रम में अभिभावकों को भी बुलाया। मैं बहुत छोटा सा अपना सूक्ष्म परिचय देना चाहूंगा, हालांकि सभी लोग जानते भी हैं। देवभूमि का ही बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ के आया हूं। खासकर बच्चों को कहना चाहूंगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप केंद्रीय विद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट पूरे भारत में टॉप पर है, 100%। Sir, my question is from respected Ranveer sir. Sir, I am Pratiksha of class 10C. So my question is, how can we boost our morale and enhance our last minute preparation for examination? मेरा नाम दीपेश जोशी है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में पूर्ण करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, तो कृपया हमें मार्गदर्शित करें कि किस प्रकार तय समय सीमा में प्रश्न पत्र पूरा कर सके। नमस्कार सर, मेरा नाम तुषार शर्मा है। मैं 12वीं का छात्र हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को मैनेज कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। Good morning, sir. My name is Akash Kumar. I am a student of class 12 science. My question is that students before exam follow so many unhealthy ways to study. So I want to know what kind of healthy ways we can prefer to study before exams. Please guide us. नमस्कार, मेरा नाम पायल है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न है कि पढ़ने का बेस्ट समय क्या है, रात या सुबह? क्योंकि रात को जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें नींद आ जाती है और सुबह हम उठ नहीं पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम कशिशली है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स को हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें पूरा करें, बट जो रिजल्ट होता है वो हमारे उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाता है। तो आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि हम कैसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। नेक्स्ट बेटा जी।
नमस्कार, मेरा नाम अंशिका और मैं कक्षा 12वीं बार की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सब कहते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते, पर बाद में हमें मार्क्स के बेसिस पर ही जज किया जाता है, ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शित करें। हम प्रश्न पत्र को किस तरह से हल करें और प्रश्न पत्र में हम समय प्रबंधन का ध्यान कैसे रखें। मैं सब बच्चों को कहना चाहूंगा कि अब प्रश्न पत्र का डिजाइनिंग बहुत डिफरेंट 3 पार्ट में है। आप पहले ये देखिए कि अभी सर ने भी कहा था कि जो सरल प्रश्न है, जो आपको आसानी से आ रहे हैं और जिसका आप सटीक उत्तर दे पा रहे हैं, उसको पहले देखिए। फिर आप ऐसा भी मत करिए कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपको सिंगल वर्ड में देना है, मतलब आपने उसमें 5 लाइनों पे समय खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं करिए। आपको फालतू लिखना नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट जवाब देना है। और पूरे प्रश्न पत्र में आपको एक चीज और मैं बता रहा हूं आज आपका एक प्रश्न 6 नंबर का है और उसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है। स्टेप्स हैं 3 स्टेप्स, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। आप उसमें से अगर 2 नंबर का कोई एक पार्ट नहीं आ रहा है और 2 पार्ट आपको आ रहे हैं, या 1 पार्ट आ रहा है 2 पार्ट नहीं आ रहे हैं, आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप वाइज मार्किंग है। आप अपना प्रश्न में जितना आ रहा है उसको कर दीजिए, तो आपके नंबर उसमें मिलेंगे। दूसरा, जितने भी क्वेश्चन पेपर है बाइलिंगुअल है, कोई ये डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे अंग्रेजी में ही करना है या हिंदी में ही करना है। एक्सेप्ट दैट लैंग्वेज, उसका ध्यान रखिए। दूसरी और एक मुख्य बात है, अपनी जो भाषा है एसएमएस कल्चर वाली, जो व्हाट्सएप की भाषा, उसको मत लिखिए। उसको बहुत सारे हम लिख देते हैं। मैंने आप लोगों को सबको, टीचर्स को, इस बच्चों को लेटर भी भेजा था जब मैं यहां पर काम कर रहा था पीछे, कि आप लोग अपने शॉर्ट वर्ड वाले जो एक है ना, वाई ओ यू लिखना है तो यू लिख लेंगे, वो नहीं करेंगे काफी में, उससे वो मैसेज गलत जाता है और वो नहीं समझ पाते, उसको आपको मार्क्स देने मिलेंगे। ठीक है, आपका दूसरा क्लियर हो गया कुछ आपको? दूसरा आपका प्रश्न था कॉम्पिटिटिव एग्जाम को साथ साथ हम कैसे करें। देखो भैया, एक चीज तो सीधी मान लीजिए, माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है ना 12वीं में आते आते वो सीधा जो 12वीं भी ना करे, सीधा रैंक में करे। बड़ी मुश्किल हालत। बच्चा रोता, 3 साल का बच्चा इस मोबाइल का पूरा ऑपरेशन जानता है, रो रहा है, यार ये अच्छी मुसीबत हो गई, इसने काम कर रखी तब से जो है, और उसको गेम डाउनलोड करके दे दिया। 5-6 दिन तो उसने गेम डाउनलोड करके देख लिया, उसके बाद तो आपको पूछेगा नहीं, उसके बाद आपको मोबाइल भी जिद करता है। अब वो मोबाइल आपने दे दिया उसको, थोड़ी देर उसने वो गेम डाउनलोड कर लिया, तो बाल बालिका शुरू हो गया। 3 साल का बच्चा स्कूल में आएगा एनईपी के हिसाब से। ठीक है, तो मेरा आपसे कहना है, कोशिश करिए अपना एनसीईआरटी का जो कोर्स है और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें फोकस रहिए। आपका अगर उसमें 2 साल का क्लास 11th और 12th का जो कोर्स है पूरा आपका इंटरेस्ट है, सब कुछ आप उसको समझ चुके हैं, आपको किसी कंपटीशन में कोई रोक नहीं सकता, कोई अलग से ट्रिक नहीं है। ये तो हमने क्योंकि शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, नशे का व्यापार कर रहे हैं, आचरण का व्यापार कर रहे हैं, हम सारी चीजों का व्यापार कर रहे हैं। आप अभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, पिताजी आगे चल रहे हैं ट्रॉली लेके, माता की साइड से बगल में आपने बहुत बढ़िया सा एक अट्रैक्टिव पैकिंग वाला पैकेट देखा, उसको भी डाल दिया, भले ही वो घर में किसी एक लंबर रूम में पड़ा है सामान, परंतु वो एक हमारी अभिलाषा है कि बगल वाला भी डाल रहा है, मैं भी डालू। आपने देखा कि वो बहुत बढ़िया सुंदर सा सजावट वाला चीज है, क्या है उसके अंदर कुछ पता नहीं, तो अपनी सजावट को इस तरह से रखिए। पहले आप एक जगह पूरा कंसंट्रेट करिए। मार्क्स तब अच्छे आएंगे जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मार्क्स का अपनी जगह महत्व है, परंतु आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद अगर मार्क्स बहुत अच्छे भी नहीं आए तो उससे कोई निराश नहीं होना है। आपकी परफॉर्मेंस आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी आ रही है, आपकी इधर थोड़ी कम भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सीयूईटी में देखिए, पहले मार्क्स के हिसाब से डीयू में जाते थे बच्चे, आज वो सीयूईटी हो गया, आज वो खत्म हो गया। सबसे पहली बात है 2 साल तक हम पढ़ते रहे, अब हम एग्जाम के टाइम में अपने आप को दिन रात जो करें, दिन रात लगाए हुए हैं, तो जो 2 साल का पढ़ा हुआ था वो भी नहीं ध्यान दिया, जो 2 साल तक ध्यान दिया नहीं बेटा। तो इसलिए एग्जाम से पहले तो आपको रिलैक्स होते हुए चले जाइए, सो दैट आपको जिस दिन एग्जाम का पेपर है उस दिन आपकी नींद ठीक रहे,
आपको कोई बुखार ना हो जाए, आपकी कोई तबीयत खराब ना हो जाए, खाने का ध्यान रखिए। एग्जाम के दौरान अब बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, आप खाने में जरूर ध्यान रखिए, खराब चीजें मत खाइए, बिल्कुल भी आउटसाइड फूड कम करिए और घर की अच्छी चीजों को, फ्रेश चीजों को खाइए, जिससे कि आपकी तबीयत ठीक रहे, सिर दर्द ना हो, पेट में कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई बुखार ना हो जाए, आप एग्जाम के दिन बुखार हो जाए, कैसे एग्जाम दोगे? ठीक है, तो इसलिए आपको पूरे 2 साल की चीजों को, अभी भी समय है, 15 तारीख तक अभी समय है, कल 1 तारीख है, और आप अपनी सारी चीज को रिव्यू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कोई प्रश्न की दिक्कत है टीचर से पूछ सकते हैं, अपनी गाइड से देख सकते हैं, अपनी किताब से देख सकते हैं। ठीक है, इधर रात को पढ़े या दिन को पढ़े, देखिए मैं बहुत सीधा सा बता रहा हूं भैया, एक चीज तो बात जरूर है, हमारे संतों ने भी बोला है, ऋषि मुनियों ने भी बोला है, रात को पिशाचों की है। समस्या कहां पर है? सुबह उठ नहीं पाते, रात को माता पिता से बोलो, कोशिश करिए 11 बजे बच्चे बैठ के, उसके बाद कोशिश करिए खुद भी कि 5 बजे उठ जाए। 11 बजे तक अगर उसको एक बार चाय देने के बहाने चले जाओ, एक बार गर्म पानी देने के बहाने चले जाओ, पता भी लगता है क्या कर रहा है। किताब के अंदर कोई मोबाइल नहीं रखा हुआ, किताब के अंदर क्या लिखा है। सुबह जब आप उठते हो तो भैया आलस तो थोड़ा करना पड़ेगा, चाय बना दीजिए बढ़िया सी बच्चे के लिए, बेटे देखो ये चाय भी है और उठ जाओ, आलस थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा फिर नॉक करो, फिर उसको कोशिश करोगा। इस मजबूती के लिए आपको ही आगे नहीं रहना पड़ेगा। और फिर जो विजिटिंग कार्ड वाला चक्कर है कि बच्चे का विजिटिंग कार्ड पड़ोसी को भी दिखाओ, मामा जी को भी दिखाओ, चाचा जी को भी दिखाओ, वो मत करो, मत तुलना करिए कि चाचा का बेटा देखिए 99% आया है और तू ऐसा है, तू 75% भी नहीं ला सकता, तूने तो हमारी नाकी कटवा। अरे मैं आपको सही बता रहा हूं, 99 वाले ढेर रह जाते हैं और 33 वाला IAS बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल कंपेयर मत करिए, ना उसको स्ट्रेस में जाने दीजिए। एक मैम का इधर से सवाल था कि भाई क्रोध करते हैं, हम क्रोध को कहां से लेके आते हैं, हम कहां से लेके आ रहे हैं? क्यों ऐसा स्वभाव बनाने की, क्रोध करने की इसको जरूरत पड़ी है? मैम ने बहुत बढ़िया से बताया कि उसको हम आकलन करें, देखें, 1 बार 2 बार 3 बार। बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं बाहर जाता हूं तब आप करिएगा। अरे भाई ऐसी कौन सी मजबूरी आती है, हम बच्चे के सामने बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको इतना पेम्परिंग करके कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहता, वो पड़ोसी की बात सुनना चाहता है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल बताइए बच्चों में। आपको बहुत सीधा कहना है, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल रखिए। रात का समय भूत पिशाचों का रहता है, उसकी भूत पिशाच के समय में जो है विचरण, तो आप अपने दिमाग को करिए, रिलैक्स रखिए, अपनी नींद को पूरा करिए, अपने आप को ये समझिए मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मैं दुनिया का सबसे स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मैं दुनिया का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हूं। मैं अपने माँ बाप की वो विचारधारा, वो विश्वास को मजबूत रखूंगा जिसमें कि कोई प्रश्न ही ना आए तीसरा बीच में। तो आपको कोई रोक नहीं सकता निकलने से, जो अभी तक भी निकले हैं ना, और जो अभी तक भी इस संसार में काम कर चुके हैं। बेटा देखो, पहले तो हम अपने मोरल की बूस्टर की बात करते हैं, मोरल कैसे बूस्टर करते हैं, है ना? जब इस सृष्टि को जन्म मिलता है तो भगवान ने सबको एक जैसा फ्यूल दिया और एक कोई शक्ति सबको दी है, रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जो भी रिलीजन, जो भी है। और हम क्या करते हैं, अभी सारी बातें आ रही है, हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, और जो मुझे अपना 21 साल का सफर का अनुभव, हम दुनिया जहां की चीजों को समझने शुरू कर देते हैं, अपनी चीजों को खत्म करना शुरू करते हैं, बाहर की चीजों से प्रभाव इन्फ्लुएंस हो गए। पेरेंट्स चाहता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाए, माता जी पिताजी चाहते हैं मेरे घर में ये सुविधाएं नहीं है, तो ये सुविधाएं हमारा बच्चा लाते हैं। बच्चा सोचता है कि मैं पहले पढ़ाई करूं या माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करूं। उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो अपने वक्त को झोंकना शुरू कर देता है, तो उस झोंकने में थोड़ा सा गतिमान इधर उधर हो जाता है, जिस गति पे जाना उस पर नहीं जा पाता, रास्ता भटकना शुरू कर देता है। अभी बहुत सारी चीजें और भी चल रही समाज में, नशे का बहुत बड़ा कारोबार है, चल रहा है। आप सबके विषय में करना चाहूंगा, हम लोग शादी ब्याह करते हैं, हम छोटा सा सेलिब्रेशन, अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया था कि हम डर जाते हैं या भूल जाते हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि सभी आज बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं,
कोई एक बच्चा बता दे 3 साल पहले जो बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, उस दिन की आपको ड्रेस भी पता होगी, उस दिन केक कौन सा आया था, चॉकलेट वाला था, पाइनएप्पल था, किसकी दुकान से आया था, उधर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। परंतु आज हमने कल प्रश्न पढ़ा है, उसका उत्तर हम आज भूल जाए। उसका उत्तर भी हमने काफी किताब से पढ़ा है, गुरु जी ने भी पढ़ाया, क्लास में भी सुना और घर पे भी रिवाइज किया, फिर भूल जाते। क्यों? कि हम इंपॉर्टेंस नहीं है। माता जी पिता जी क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो डायरेक्शन बदल रहे हैं। क्रोध पूर्वक भी रहते हैं। क्रोध जैसे मैम ने बहुत बढ़िया से बताया, समाज का है, अभिलाषाओं का है, हम सफर में कई कपड़ाए, अभी व्यवसाय में बहुत बढ़िया से बताया। जो बच्चा क्रोधित स्वभाव, उसको डाइवर्ट करिए थोड़ा स्पोर्ट्स में, बहुत सारे हमारे कैरम है, घर में भी चेस है, बहुत सारे और पजल गेम्स आते हैं। और अब उन चीजों से क्या है, तुम्हारा विश्वास तभी खत्म होगा जब हम अपने उस विश्वास के दरवाजों को बंद करना शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात परसों अगर आपने सुनी होगी कि वो नेगेटिव थॉट्स का कोई भी दरवाजा खुला नहीं रखते, खिड़की भी खुली है। और कितने सारे आरोप लगते हैं, हर व्यक्ति जो कहीं भी कुछ कमी देखता तो प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा, तो बहुत आसान हो गया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया। अब उन चीजों को लेकर अगर चले और अपने स्वाभिमान को मजबूत रखें, अपने विश्वास को मजबूत रखें, कभी पीछे नहीं हटोगे, आगे बढ़ते चले जाओ। जो बच्चे आज इतने मजबूत तरीके से ऊपर बैठे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनके घर के संसाधनों के बारे में कई बार आप जानिए कि इस तरह के गरीबी के उस परिवेश से निकल गया कि घर में कुछ सोचने के लिए भी तीसरी बात नहीं थी कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूं और कैसे मेरी ये सब संसाधन जुटे। परंतु संघर्ष किया, मेहनत करी, रिवाइज किया, पढ़ा, अपना वो खेल कूद में भी जोगा, घर के काम में भी जोगा। आपके पास तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके घर में कोई गाय भैंस का काम कराते हो। हम लोग गांव से पढ़े आए, सैटरडे संडे घर में मिला तो खेत पहले जाना पड़ता। अगर कहीं सुबह शाम तक समय मिल रहा है तो अभी वहां गाय के लिए घास लेके आओ, अभी अदरक का काम है, अभी आलू का काम है। आज तो आपको कोई नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा, हम बच्चों से नहीं कर रहा। तो इन चीजों से हमें अपने आप को मजबूत रखना होगा। इधर उधर अपने आप को डाइवर्ट मत करिए, फोकस करिए, अपने सबसे पहले अपने हेल्थ को ठीक रखिए, अपने मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करिए बाकी चीजों में, और फिर अपनी शरीर के स्वास्थ्य रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई से किताबों से दोस्ती करिए, और फिर अपने माता पिता को अपना जीता जाकर भगवान मानिए, गुरुदेव भव। थोड़ा सा तो वो थर्मामीटर देखता रहेगा, अभी 101 है, अभी 102 है, अभी 103 है। अरे भैया बुखार आया तो ठीक है यार, शरीर में इसकी दवा कर लो और बढ़ो आगे। एक आदमी सुबह 9 बजे भी रजाई में देख रहा है, सूरज आया हुआ, खिड़की उसके पर्दे हटा दो। एक आदमी सुबह 5 बजे निकल के ठंड में बाजार काम पे लगा, उसको नहीं सूरज, उसको ठंडी नहीं लगी। इस शरीर को एक तपस्वी हिमालय की उस गोद में रह रहा है, उस शरीर को भी उसने बनाया, मैंने भी वैसे बनाया। मैं 9 बजे की खिड़की देख रहा हूं और एक व्यक्ति ऐसा जो 5 बजे जाकर अपना काम क्षेत्र में काम कर रहा है। ये कर्म क्षेत्र है। कर्मा, ईश्वर ने कहा है कर्म में श्रेष्ठ रखिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा इसलिए मत करिए क्योंकि उस कर्म के साथ फल जुड़ा है, वो मिलना ही है। अपने पैर को, अपने उस स्टेप को अगले जगह रखने से पहले ये जरूर देखिए कि वो दलदल में तो नहीं जा रहा है, वो किसी ठोकर वाले उस पत्थर पे थोड़ी लगेगा या किसी कांटे के ऊपर तो नहीं जा रहा है। इसके अलावा कोई और सूत्र नहीं है, केवल अपने उस इंसानियत के सूत्र को मजबूत रखिए, अपने पूर्वजों के उस मार्ग को मजबूत रखिए, अपने ग्रंथों को देखते रहिए, किसी एक को आइडियल बना लीजिए, विवेकानंद जी को बना लीजिए, मोदी जी को बना लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी को बना लीजिए, किसी और को बना लीजिए, जीवन सार्थक होता चला जाएगा। कोई डरिए मत, निर्भीक जीवन दीजिए। बेटियों खासकर बोल रहा हूं, मेरी 2 बेटियां से बोल रहा हूं, निर्भीक रहिए, मजबूत रहिए। अब वो नहीं रहा है कि 2012 के दिसंबर में जो देश की राजधानी में हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, अब वो चीज नहीं रही। मान लीजिए और तीन शक्तियों से दोस्ती कर लीजिए, सारे भगवान भी आपको आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए जो है अपने आप को मजबूत रखिए। क्लियर हुआ? कुछ नहीं, कुछ क्लियर होगा? Yes, sir. मैं आपको थोड़ा सा मैं रिलीजियस
स्वभाव को भी लेकर चलता हूं। तो इसलिए अपने आप को सबसे पहले सारे बच्चों को बोल रहा हूं, गायत्री मंत्र का पठन पाठन शुरू कर दीजिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुबह भी और शाम को सोते भी। पॉजिटिविटी अगर नहीं आई, मेरे को आप जो मर्जी बोल दीजिए, माता पिता से लीजिए। अपने धर्म की रक्षा करना सीखिए। मैं इस सीधा के कहूंगा, आज राष्ट्र का संगठन करता हूं। मुझे दूसरे के कार्य क्षेत्र में और दूसरे के धर्म में राजा बनकर काम करने को कहा जाए, मुझे वो स्वीकार नहीं। मैं अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में भिखारी बनकर जीने को तैयार हूं। इसलिए आप कहीं पर हैं, आप अपने किसी भी मैं खुद भी ये कहता हूं, अपने स्वभाव को हम इतना विकृत बना चुके हैं कि हम किसी बात को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। अपने क्रोध को बहुत ऊंचा कर दिया, अपने अहंकार को बहुत ऊंचा कर दिया। इसने मुझे कैसे कह दिया, ये गुरु शिक्षक का नाता खत्म हो गया, बच्चों का नाता शिक्षक से खत्म हो गया। जबकि एक समय था गुरु गोविंद दव कड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद जी बताए। आज सब हम स्ट्रेस में हैं। मैडम बैठिए, आप कितने सारे स्ट्रेस के आप कार्यक्रम आयोजित करते हो, कितने बच्चों को आप काउंसिल करते हैं। आज एक ऐसा माहौल बन गया, क्या हो गया सर, अरे मेरे बच्चे को तो जो ना स्ट्रेस हो गया। किस बात का स्ट्रेस हो गया सर, कि साहब वो एग्जाम में जो या टीचर ने क्लास में उसको कह दिया। बहुत मुश्किल है आज शिक्षक के लिए काम करना, क्योंकि क्लास 40 बच्चों की 45 बच्चों की किसी एक बच्चे को कह दिया, उसने बुरा मान लिया, फिर उसमें अभिभावक भी शामिल हो गए। तो मेरा आप लोगों से कहना यह है कि हम जब तक खुद से इस बात को एहसास नहीं करेंगे कि हमारी जनरेशन हम किस तरह से बनाएंगे, हम उसको संस्कार से परिपूर्ण बनाएंगे, हम उसको आचरण से परिपूर्ण बनाएंगे, हम उसको व्यवहार कुशलता से परिपूर्ण बनाएंगे, तब तक आप जितना मर्जी लालसा कर लीजिए, कुछ हल नहीं निकलेगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मेरा केवल आप लोगों से यही कहना है कि बच्चों से भी यही अनुरोध है, परीक्षाएं जीवन का आधार नहीं है। परीक्षाओं की वजह से अपने आप को तनाव में मत रखिए, परीक्षाओं की वजह से अपने आप को किसी परेशानी में मत डालिए। समय पर उठिए, समय पर आगे बढ़िए, समय पर काम करने के लिए, आगे चलने के लिए अगर आप तैयार हैं तो समय साथ देगा। लेकिन समय तो अपना गतिमान है, समय तो गतिमान है, वो पीछे मुड़ के नहीं आएगा कि जो कल मेरा बीत गया है उसके लिए मैं रणवीर सिंह के लिए फिर से व्यवस्था करूंगा, कल मैं इसको वापस हूं, वो नहीं आएगा। इसलिए मेरा सब बेटियों से भी यही कहना है, बॉय से भी यही कहना है, आप सब लोग इस देश के मजबूत कर्णधार हैं। आप अपने माता पिता की उन अभिलाषाओं के, उन सपनों को साकार करने के लिए उनके आधार शक्ति है, उनका भविष्य है जो आपने बुने हैं सपने। अपने सपनों को मजबूत करने के लिए कोशिश करिए, अपने समय का प्रबंधन करिए, अपनी पढ़ाई लिखाई में मजबूत रहिए और अपने आप को इस तरह की आदत में ढालिए। स्क्रीन पे मत जाइए, आप अपने आप को लिखने की आदत डालिए। लिखने की आदत हम खत्म कर चुके हैं, मेमोराइज करने की आदत खत्म कर चुके हैं। हम जब कोई चीज याद करते हैं, कोई पढ़ते हैं, उसके बाद तो लिखिए, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा। आप जिसको कॉपी जो आपकी बोर्ड एग्जाम की है, वो जब आपकी किसी टीचर के पास जा रही है, वहां नहीं पता कि रमेश की है, दिनेश की है, सुरेश की है, वहां तो वो पता है उसको कि ये किसी बच्चे की कॉपी है और बच्चे ने जो उस नोटबुक पे लिखा है, उस नोटबुक पे मुझे उसका असेसमेंट करना है परफेक्टली कि किसी को नुकसान ना हो। कोई टीचर आधे नंबर का भी नुकसान नहीं करना चाहता। अभी आपको प्रिंसिपल साहब ने भी बताया, कोई टीचर आधे नंबर का भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके सिस्टम में वो बच्चा पढ़ रहा है। और सीबीएसई की तरफ से तो मैं आपको बता दूं, 30,000 विद्यालयों का ये बहुत बड़ा सीबीएसई परिवार है। इसमें से 400 विद्यालय हैं, तो 26 देशों में, बाहर देशों में भी 400 विद्यालय। और आप समझ लीजिए कि करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं और करोड़ों बच्चों के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, और उन सबसे ज्यादा सीबीएसई के लोग जो है संवेदनशील बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों की हर परेशानियों को
बच्चे को आगे खड़ा करके क्यों समाज में बोलते हैं कि मेरे बेटे ने 99% लाए, मेरे बेटे ने 100% लाए, मेरा बेटा आज नेवी में है, मेरा बेटा आज अमेरिका में सेटल्ड है, मेरी बेटी जो है वहां पुराने पद में बैठी है। अरे भाई, उसको वो विजिटिंग कार्ड दीजिए ना, संस्कार का, संस्कृति का, जो आपके प्रति समर्पित रहे। उस तरह के विजिटिंग कार्ड को विकसित करना होगा। मैं आप लोगों के बीच में इसलिए कह रहा हूं, मैंने संघर्ष देखा, आज भी संघर्ष ही कर रहा हूं। रिटायरमेंट के 2.5 साल रहे, परंतु अभी फिर ट्रांसफर कर दिया। कोई नहीं करते, नौकरी करेंगे, कहीं मनाएंगे। मुझे ये संज्ञान है कि अगर मैं यहां पे आ रहा हूं और 200 बच्चे यहां बैठे हैं, अगर उन 200 बच्चों में से मात्र 20 बच्चों ने भी मेरी बात को समझ ली तो मेरी जीत। मेरा सीबीएसई में काम करना सार्थक है। मेरा आप लोगों से यही कहना कि अपने को मजबूत रखिए। 2024 22 जनवरी भगवान श्री राम की स्थापना, 2024 में अभी तक चुनाव है। 2024 इन बच्चों के एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम अभी 15 फरवरी से। 2024 को मजबूत करना है, जिससे कि 2024 के बाद 2047 में उस मुकाम पर जब पहुंचेंगे तो वहां पर इनकी वाहवाही हो और आप सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि मेरा बेटा वहां पर इस पद पे है। और मैं अपने बच्चे में नाज कर रहा हूं कि वो आज किसी जगह कलेक्टर है, किसी जगह सचिव है, किसी सरकार में बैठकर जनमानस से मेयर कर रहा है। अपने लिए तो सभी करते हैं, जनमानस के लिए केयर कर रहा है, बच्चों से भी बैठे हैं। अगर अरुणिमा सिन्हा एक टांग से एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा सकती, अगर अरुणिमा सिन्हा एक टांग से एवरेस्ट के साथ साथ दुनिया के 5 और पर्वतों पर तिरंगा लहरा सकती, आप और हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप तो ठीक ठाक हैं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में कंट्री है, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है भारत। यहां पर हर एक को जगह है, हर एक को आगे बढ़ने के लिए रास्ता है। उदाहरण आपके सामने है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं, विश्व का लीडर है, विश्व का लीडर है और हम सब का चेहरा व्यक्ति। एक नावी का बेटा जिसको कि अपनी फीस जमा करने के लिए, जब पिताजी की नाव समुद्री तूफान में तहस हो गई, फीस जमा करने के लिए सुबह अखबार बेचकर, कितना मिलता होगा उस सुबह अखबार बेचकर पैसा, वो बेचकर पैसा संग्रह कर अपनी स्कूल की फीस जमा करी और विश्व का मिसाइल मैन, सबसे बड़ा वैज्ञानिक और देश का सबसे चहेता राष्ट्रपति बना डॉक्टर कलाम। तो हम और आप क्यों नहीं? हम भी अपने फील्ड में, मैं जहां पर मैं राष्ट्रपति नहीं बनने की बात कर रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र में तो काम करूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? शक्ति आप फ्यूल, भगवान ने जन्म होते ही सबको एक जैसा दिया है, परंतु हम उस फ्यूल का उपयोग कैसा करते हैं? ओसामा बिन लादेन ने क्या किया, एमटेक था वो। आज पूरे विश्व में अपने आप को मजबूत रखिए, अपनी शक्ति का एहसास रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करिए, अपने विश्वास को जागृत करिए। अभी आपने 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद बच्चों का भी रहा, पेरेंट्स का भी रहा, टीचर्स का भी रहा और पूरे भारत के युवा शक्ति का रहा परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम। और किस तरह से उन्होंने अपने संघर्ष की गाथा को किया, सब दुनिया जानती, और किस तरह से देश के लिए उस समर्पण की व्यवस्था को दोहराया। मैं उस समर्पण में थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा और खासकर पेरेंट्स को भी अपनी बात कहना चाहूंगा। अर्जुन को पता था ये बलवान है, अगर वो एक आदेश देते युद्ध लड़ना में मना नहीं कर सकता, परंतु ईश्वर ने भी पूरी छूट दी और भगवान से सारे प्रश्न करने के लिए अर्जुन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद गाड़ी उठाई और वो श्रीमद् भागवत गीता के तौर पर हमारे बीच में मानव संस्कृति को मजबूत करने के लिए वो ग्रंथ है। तो मेरा आप लोगों से कहना है, कम से कम खुद भी श्रीमद् भागवत गीता के एक आध पन्ना महीने भर में 15 दिन में पढ़ लीजिए, श्री रामायण पढ़ लीजिए, बच्चों को भी बताइए। हमारे बच्चे जानकारी नहीं रखते,
हम तो मंदिर भी, भगवान जी के मंदिर भी सुबह जाएंगे तब जब बिल्कुल गले गले मुसीबत आ जाएगी, तब जाएंगे कि प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाया। उसके अलावा सोच लिए, और अगर शाम तक उसका उत्तर नहीं मिला तो दूसरे भगवान के पास जाते, दूसरे फिर उन भगवान को बोलते रहे, मैं तो कल गया था, इतना प्रसाद ले गया था, इतना फूल मालाएं ले गया था, इतना सब चढ़ा के आया, भगवान ने नहीं सुनी है। अरे भगवान जी तो कभी सुनेंगे जब हम कृत्य करेंगे, कर्म ठीक रखेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, खासकर मातृशक्ति से अनुरोध है, आप किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की मां है, आप उस आधारभूत समाज की संरक्षक है। आपको मायका भी देखना है, आपको ससुराल भी देखना है। आपको ना अपने पिता का दर्द बर्दाश्त हो सकता, ना आपके ससुराल में अपने ससुर और सास का दर्द बर्दाश्त हो सकता। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आज आप बच्चों के लिए समर्पित भाव से अगर काम करेंगे तो निश्चित है कल आपका सुखद होगा। अगर हम समर्पण के भाव को छोड़ देते हैं तो कल सुखद नहीं हो सकता, ये निश्चित। परीक्षा पे चर्चा के लिए कार्यक्रम है, कुछ लोग इसी बात को कहते हैं, कुछ लोग इसी बात को कहते हैं, जबकि पूरे विश्व भर में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चों के लिए समय नहीं देता, ये आप सब जानते हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है सन्यासी प्रवृत्ति का कि देश की सूरत सीरत सब बदलने के लिए तैयार है, और बच्चों को पूरा एक दिन दिया, और एक यही नहीं परीक्षा पे चर्चा नहीं, वीर बाल दिवस से बच्चों को संबोधित किया। जब भी कहीं यूनिवर्सिटी का कोई कार्यक्रम हो, कोई यंगस्टर के लिए कार्यक्रम हो, कोई खेल कूद से संबंधित कार्यक्रम हो, कभी कोई सा नहीं कोई किसी को प्रोत्साहित करने वाला, प्रधानमंत्री जी सर्वदा आगे रहे। आप देखिए अभी बहुत सारे अवार्ड्स जो है, जो पद्म श्री, पद्म विभूषण वगैरह की लिस्ट जारी हुई है, कहां से खोज के लेकर आए, किस तरह के अद्वितीय क्षमता वाले लोगों को खोजा जा रहा है पूरे देश भर में, और किस तरह से उनको सम्मान किया जा रहा है। पहले तो ऐसा हो नहीं होता था। तो आज मेरा आप लोगों से केवल एक ही अपील, जो ये बच्चे हैं, ये आज के बैठे हैं, जो अभी बोर्ड एग्जाम नहीं है, क्लास 10th और 12th में, जब 2047 में देश अपनी 100वीं वर्षगांठ आजादी की मना रहा होगा, उस टाइम आप बच्चों में से कोई इंजीनियर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई बड़ा डॉक्टर होगा, कोई बड़ा लीडर होगा, उसके लिए आप थोड़ा सा आगे आइए। मेरा आप लोगों से अब बस सीधा संवाद करने का ये तर्क है कि मैं खुद भी बहुत सिंपल जीवन जीता हूं, अपनी सिंपलिसिटी में काम करता हूं। मुझे कोई दोषारोपी करता है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई दोष लगाए, कोई रोष लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने उस दोष और रोष से उस रोग को नहीं पालना है जो कि दूसरे के कहने से मैं परेशान हो जाऊं। हमें पहले अपने आप को समृद्ध करना है। तो बच्चों से मेरा केवल एक अनुरोध है, आप परीक्षाएं दीजिए विदाउट एनी स्ट्रेस। आप परीक्षा हॉल में समय पर पहुंचिए, आप अपने आप को इतना मजबूत करिए, अपने माता पिता से संवाद से रखिए। सबसे खराब स्थिति कहां पर हो गई कि हम आज संवादहीन हो गए हैं। हम शाम को 5 लोग घर में हैं तो 5 के सोफे पे बैठे तो भी मोबाइल साथ में है, खाने की टेबल पे बैठे तो भी मोबाइल साथ में है, और उसके बाद जब सोने जा रहे हैं तो तकिए के बगल में फिर इसको रख लिया। कितनी हमारी ये सारी चीजें जो है नेगेटिव चीजों को लेके आ रहा है, और किस तरह से हमारे दिमाग को सीड कर रहा है। पहले हम अपने लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर सब याद रखते थे, मोबाइल तो होते भी थे, और तमाम चीजें हम अपने याद रखते थे, आज वो सब भूल गए हैं। आज अगर पत्नी और पति का संवाद भी होगा तो अगर मोबाइल नंबर तो वो पहले नाम से सर्च करेंगे, ऐसे याद नहीं। तो हम इस तरह के जीवन को जब जीने की लालसा में जाते हैं, और हमारा बस घर सजा हुआ होना चाहिए, अंदर के अंतरात्मा भली गाड़ी से खुदी। और जब यहां से जाएंगे दूर, और जब किसी गंतव्य स्थान पर या किसी जगह पर काम कर रहे होंगे तो पीछे की यात्रा देखेंगे तो सबसे सुखद एहसास उतने दिन का उनके जीवन पर्यंत जुड़ा रहेगा जो देव। तो सुबह से शाम तक इसको देखते रहेंगे। माता जी भी किचन में है तो पहले वो किचन में जाने से पहले व्हाट्सएप देखती है, फिर फेसबुक देखती है, इंस्टाग्राम भी है बहुत सारों के पास। फिर इस आउटर मोड को सजाने के लिए अगर 11 बजे हम
बेड पर जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो 10:59 पे भी इस आउटर बाहरी संसार को देखने की जिज्ञासा करते हैं कि फेसबुक पे क्या आ रहा है, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, कौन विचरण कर रहा है, किस तरह का विचरण हो रहा है, किस तरह के उपदेश आ रहे हैं और किस तरह की हमें उपदेश की जानकारी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए फटाफट तैयार हो रहा है कि 5 लोगों को ईमान में नजर से भेजो। अगले वाला सोचता है कि मेरे पास तो पहले से आया था, उसने बड़ा नहीं इतना हो गया। फेसबुक पर ये समाज सोशल मीडिया का ये सुबह उठते हैं, ये नहीं देखेंगे कि बेटे को बेटी को स्कूल जाना है, उसको तैयार करो। उससे पहले देखेंगे इसकी सांसें जिंदा है या मर रहा है, ये चार्ज क्यों नहीं है, तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले तो इसका चार्ज देंगे। मेरा 10 मिनट संवाद ना अन्यथा ना हो, थोड़ा सा मैं क्योंकि आया हूं, सौभाग्य नहीं मिलता ऐसे से बात करने का। समस्या यही एक बहुत मूल जड़, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करते हैं, टेक्नोलॉजी करनी चाहिए, उपयोग करना चाहिए, तो बिना तकनीकी के हम आगे बढ़ नहीं सकते। आप सभी अभिभावकों को मानव शक्ति की जरूरत है और बच्चे लोग भी हैं। अगर मैं अपने अभी प्रिंसिपल साहब ने आचरण की बात करी, व्यवहार की बात करी, सदाचार की बात करी, अगर मैं अपने आचरण को ठीक नहीं रखता तो मैं दूसरे को कहने से पहले ये जरूर सोचूं कि मैं अपने परिवार में, नाते रिश्तेदारी में या अपने बच्चों को ये आचरण की शिक्षा दे रहा हूं, क्या पता उसने किसी उस शिक्षा पर प्रश्न के तौर पर या उस आचरण की शिक्षा देने के तौर पर प्रत्युत्तर में कुछ मुझसे अटपटा से जवाब दे तो क्या उत्तर दूंगा। तो पहले तो मुझे खुद से अपने आप को उस आचरण से बांधना होगा, उस व्यवस्था से बांधना होगा कि मैं किस तरह के परिवार को मजबूत करूं, किस तरह से बच्चों को बीच में अपने आप को पेश करूं। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। हम लोग बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत सारी जगह हम मित्रों से मिलते हैं, शादी ब्याह में मिलते हैं। घर से निकले, किसी एक साथी को बोला यार मैं फलानी जगह शादी में जा रहा हूं। उसने कहा कि सर यार ठीक है, मैं अपनी गाड़ी में क्यों ले जाऊं, मुझे ले लेना। किशन नगर चौराहे से मैं पंडितवाड़ी से निकला। अब पंडितवाड़ी से निकलना था मुझे घर से, तो आप बेहतर बेटा बेहतर बेटी देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए आप बेहतर संसाधन देना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए आप बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं, परंतु ये जरूर ध्यान रखिए, नजर जरूर रखिए। क्लास 12 के बाद जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन में जाएंगे, उनके लिए बड़ा अंतर मिल जाता है वहां पे थोड़ा सा समझने में और सोचने में। तो उन बच्चों को भी अपने आप को देखना होगा। बच्चों, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप एग्जाम के किसी भी स्थिति से डरिए मत और सुखद एहसास से एग्जाम देके आइए। अगर आपको परीक्षा हॉल में बैठने में कोई घबराहट हो रही है तो आप जो है 3 सांस ले लीजिए, पहले बढ़िया से लंबे सांस ले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आई, उसके बाद आप अपनी कलम उठाइए, आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिए जो आपको बहुत बेहतरीन, आपको सिलेबस भी और कोर्स भी और क्वेश्चन भी इतना बेहतरीन आता है कि 20 नंबर का प्रश्न तो सीधे सीधे 1 नंबर का सिंगल शॉर्ट आंसर, उसको भी करने के लिए हमें मुसीबत आ रही है। दूसरी बात, अब क्लास 10 की बात कर रहा हूं, जो जिनके बच्चे 10th में है, पेरेंट्स की बात कर रहा हूं और बच्चों को, हम 13 नंबर के लिए मुसीबत पा रहे हैं। 20 नंबर का रिकॉर्ड 33 नंबर पास होना है, हम 13 नंबर के लिए भी आफत मचाए हुए हैं कि 13 नंबर भी कैसे आए। तो अगर 2 साल में 13 नंबर के लिए रोना पड़ रहा है तो ये बड़ी मुश्किल काम। ऐसे बाकी विषय में इसके सब्जेक्ट है बहुत सारे। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इत्मीनान से आप परीक्षा में जाइए, बढ़िया से परीक्षाएं दीजिए, क्योंकि मुझे सिग्नल आ रहा है करण जी की तरफ से मेरे से रिलेटेड कोई प्रश्न होगा, मैं आपको प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। बिल्कुल आप निर्भीक होकर मुझसे पूछें। कोई भी बच्चा कोई भी प्रश्न परीक्षा से संबंधित पूछ सकता है, कोई भी बच्चा कोई इस तरह के इंटरनल सिस्टम से संबंधित जो मैं डिस्क्लोज कर सकता हूं वो पूछ सकता है। धन्यवाद आप सबको। बहुत एग्जाम देके जब बच्चे आएंगे तो माँ बाप से अनुरोध है, प्लीज बच्चों को अगले पेपर के लिए तैयार करिए। जो पेपर देके आए हैं उसका पोस्टमार्टम ना करें।
कि क्या किया, कितना नंबर आया, क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा तनाव है तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसको रखें और अगले की तैयारी करें, आराम करें। दूसरी बात, जब रिजल्ट आएगा, तो किसी बच्चे ने पूछा था रिजल्ट आएगा तो क्या करेंगे, जो भी चीज हो जाती है वो भूत पीछे चली जाती है, पास्ट में चली जाती है। तो जो चीज है उसको स्वीकारना पड़ता है। तो जब रिजल्ट आएगा, अपने से अभी तो ये कहना बहुत बढ़िया है ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उसको स्वीकारना है, बिल्कुल भी कोसना, डांटना, मैंने कहा था ना, मैंने बोला था ना, सब्जी भेजेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब ना बोले। कटाक्ष मारने से बच्चों का मनोबल गिरता है। और तीसरी चीज, एक बहुत बड़ी चीज मैंने बताई आपको कि इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे क्या खा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत जोरों से ड्रग्स का वो हो रहा है। तो अगर आपका बच्चा किसी गलत संगत में है, कौन दोस्त है, क्या है, या कुछ गलत चीज आपको शक हो रहा है, तो प्लीज काउंसलिंग करवाइए और मदद कीजिए। कि पेरेंट्स, आप अपने बच्चे के भविष्य की नींव हो, स्पेशली मदर्स। तो आज आपको ये नहीं देखना है, अपने बच्चे को प्रोजेक्ट मत बनाइए, उस पर नजरें गड़ा के मत बैठे रहिए, तू क्या कर रहा है, तू क्या खा रहा है, तू पढ़ रहा है, तू सो रहा है। आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने मन को शांत रखिए। ये एक साइंस द्वारा प्रोजेक्ट हुआ था, रिसर्च हुई थी, जिसमें यह देखा गया कि बच्चे, हमारे युवा बच्चे अपने रिजल्ट से, अपनी परेशानियों से, अपने इम्तिहान से नहीं डरते। उन्हें डर नहीं है, उन्हें पता है कि मैं क्या करके आया हूँ, क्या नहीं करके आया हूँ। उन्हें पता है मेरे नंबर कैसे आएंगे, मैं ये पढ़ा हूँ, मैं नहीं पढ़ा हूँ। वो डरते हैं माँ बाप के रिएक्शन से। घर में आऊंगा तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। जरूरत ये है, इस समय सर ने इतनी अच्छी बातें आपको समझाई हैं, इन सबको ग्रहण करिए, अपने आप को बदलिए। आज माँ बाप का पेरेंट के साथ जो पेरेंटिंग है वो नहीं है जो आपके माँ बाप के साथ हुई है। जैसे आप बड़े हुए हैं, आप उस तरह से आज अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते। पेरेंटिंग एक स्किल है, एक कला है, ये चेंज हो रही है और आपको वो सीखनी पड़ेगी। चंद उसकी बातें मैं आपको बता देती हूँ। उसकी बातें सबसे पहले तो ये है कि बच्चे को आपने अपना प्रोजेक्ट मत बना। आप अपनी सारी अपेक्षाएं, अपनी क्षमताएं, अपनी सारी चीजें अपने बच्चों पे मत रखिए। जो मैं नहीं बन पाया तुम बनो, उसका बच्चा तुम्हारे से अच्छा क्यों है, तुम मेरे से अच्छे निकलो, तुम भाई से अच्छे निकलो, दैट्स रबिश। आपका बच्चा आत्मसम्मान खो देगा। आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाइए। अगर जो आप नहीं कर पाए तब या कब, उसको करिए, बैठ के स्किल सीखिए, नई चीजें सीखिए, अपने को बढ़ाइए, अपने को समय दीजिए, खुश रहिए। आपको देख के आपका बच्चा खुश रहेगा। अगर एक बल्ब है, उसके ऊपर धूल जम जाए तो उसकी लाइट नहीं आती है, अंधेरा रहता है, वो धुंधली सी लाइट आती है। बच्चे के ऊपर आप अपनी अपेक्षाएं थोपेंगे, तनाव डालेंगे, तो उसके ऊपर वो परत धूल की जम जाएगी, वो तनाव में चला जाएगा और क्या होगा कि जितना वो कर सकता है उतना भी नहीं कर पाएगा। तो दो बातें हैं बच्चे की, जितना बच्चे की, हर बच्चा अलग है, हर इंसान अलग है, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, एक घर में बड़े होते हुए। तो बात यह है, बस 2 मिनट आपको ये बताऊंगी, बात यह है कि बच्चा अगर पूरी अपनी क्षमता से दे सके इम्तिहान को, वही आपके लिए अच्छा है। तो जो साल भर पढ़ा है वो लिख सके, वो तभी लिखेगा अगर आप शांत रहेंगे, घर का माहौल शांत रहेगा। आपका काम सिर्फ बच्चे का खान पान, बच्चे का सोने का और बच्चे की पढ़ने की जगह का व्यवस्था करनी है और खुश रहना है, वातावरण अच्छा रखना है। एक खुशहाल बच्चा जो भी पढ़ा हुआ है आराम से जाएगा और पूरा इम्तिहान दे के आएगा। सो ये मेरी पेरेंट्स से वो है कि अपने ना थोपें और अपने पे काम करें। बच्चा अपने पे काम कर लेगा, आपको देख के आगे बढ़ेगा। मेरा सवाल ये है कि आज आपने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है, जिस तरह से डिस्कस करने और सभी लोगों ने यहाँ बताया। शायद पेरेंट्स अगर कुछ ना भी करें तो आपने जितना कहा है वो बहुत ज्यादा है। मैं खुद ORG में पढ़ी हुई, KV में, और इतनी अच्छे प्रिंसिपल, इतनी अच्छे टीचर शायद ही नहीं होंगे। तो बस सवाल यह है कि जनरेशन एक गैप आ गया है।
आज जब हम बच्चों से कहते हैं हमारा अमर उजाला का यहाँ लगा है बोर्ड और उसमें लिखा है संवाद, संवाद ही मेरा सवाल है कि हम बच्चों से बात करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि आप नहीं समझोगे, आप बहुत पुराने जमाने के हो। तो हमें लगता है पता नहीं जैसे हम कितने पुराने जमाने के हैं। और कई बार बच्चे बहुत कुछ बातें करते हैं लेकिन जो हम उनसे चाहते हैं बच्चे वो बात नहीं करते। तो किस तरह से बच्चों से हम वो बात करना चाहिए, उनसे वो बातें हम निकलवा सकें जो हम चाहते हैं। तो मैम इस बारे में आपका पहले तो सवाल पे तो गौर करो कि मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा वही करे जो मैं चाह रही हूँ। ये कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है। 3 C's होते हैं जो लाइफ में हमें बचने हैं। कंट्रोल मत करो किसी को, बच्चे को नहीं, हर रिश्ते में कंट्रोल। कंट्रोल मतलब मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए। जब ऐसे होगा दैट इज स्ट्रेस। इसका मतलब तुम गलत मैं सही, इट इज ईगो, ये घमंड, इससे बचना है। क्या करना है इसके बदले? लिसन, सुनो, दूसरों को बोलने की वो दो, गिव हिम द टाइम टू स्पीक। संवाद जो तुम कह रही हो, कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा? कम्युनिकेशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। कम्युनिकेशन मतलब मैं तो सही, जो मैं बोल रही हूँ वो तो सही, लेकिन जो तू बोल रहा गलत। ऐसे ही होता नॉर्मली। ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये बहस है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये झगड़ा है, ये ईगो है। बात खत्म हो जाएगी, वो अलग हट जाएगा, आप अलग हट जाओगे। कम्युनिकेशन का मतलब अगर बच्चों से बात करनी है, बच्चों से बात बुलवानी है, तो पहले दिमाग में ये सोच के रखो कि मैं जो कह रहा हूं वो तो सही है, नेचुरली मैं कोई गलत थोड़ी कहूंगा, लेकिन जो वो कह रहा है अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिए से इस समय वो भी बिल्कुल 100% सही है। जब आप ये सोचोगे कि वो भी सही है और उसकी बात सुनोगे, तब आपको उसका दुख, दर्द, पीड़ा, प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। जब बच्चे को ये एहसास होगा कि माँ जो भी बोल रही है उसमें मेरा फायदा है, ना कि माँ का, 2 बातें अलग है। पेरेंट्स का फायदा और बच्चों का फायदा। जब आपकी कम्युनिकेशन इतनी मधुर, इतनी अच्छी, एम्पैथेटिक हो जाएगी कि बच्चे को ये लगे इसमें मेरा फायदा है, वो आपकी बात सुनेगा। और सुनने के लिए सबसे पहले, कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले सुनना सीखो। कम बोलो, दूसरे की सुनो, फिर अपनी कहो। सबसे पहले तो ये बोलना है कि जो डर, एक पिछले वाले सवाल से रिलेटेड है, जो डर और इमोशनल डाइट होती है एक चीज कि हम अपने ब्रेन को क्या खुराक दे रहे हैं। तो अगर हम अपने ब्रेन को डर की खुराक दे रहे हैं, डर की चीजें देख रहे हैं, डर की चीजें सोच रहे हैं, डर वाले लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स डर के आएंगे और वो नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, पॉजिटिव चीजें देखो और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, जैसे डॉक्टर सुशील ने कहा कि आई एम गुड, आई कैन डू इट। तो इस तरह से आपका नेगेटिविटी दूर रहेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपका सवाल ये है कि सोसाइटल प्रेशर से कैसे बचे। सोसाइटल 2 बातें होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग सबसे बड़ा रोग है ना, एक कहावत है, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। सबके पास अपना अपना सोचने का, अपना अपना बोलने का, अपना अपना करने का एक तरीका होता है। आप अगर अपने पे फोकस करेंगे, जैसे मैंने पहले पेरेंट्स को बोला था कि अपने पे फोकस करो, अगर आप अपने पे फोकस करेंगे, अपनी गाड़ी कैसे चलानी है सड़क पे, इस पे ध्यान देंगे, ना कि इस पे कि वो गाड़ी तेज चला रहा है, वो टेढ़ी चला रहा है, वो मेढ़ी चला रहा है। अगर आप दूसरों पे ध्यान देंगे तो निश्चित एक्सीडेंट होने का है। अगर इफ यू फोकस कि मैं अपनी गाड़ी कैसे चला रहा हूँ भीड़ में से, आप आगे निकलोगे। यही लाइफ में अपनाना है। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एट योर स्पीड। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, कंसेप्ट हैं, रिविजन हैं, उन पे फोकस करो, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स पे फोकस करो, ना कि लोग क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहा है। देन यू विल मूव अहेड। मेरा नाम आनी है, कक्षा 10 की छात्र हूँ, मैं महर्षि वाल्मीकि स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें पेपर में वो क्वेश्चन आता है, लेकिन हम पेपर को देख के इतना घबरा जाते हैं कि हम वो क्वेश्चन भूल जाते हैं उस समय में। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? रोज ये सवाल आ रहे हैं, क्यों हमें चीज आती है, हमने साल भर पढ़ी है, हमें सारी चीज का नॉलेज है, एग्जाम का पेपर देखते ही ब्लैक आउट। ये क्या है? ये है डर, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और डर किस बात का? डर इस बात का कि रिजल्ट क्या होगा। दिमाग के अंदर जब रिजल्ट हावी होगा कि नहीं आया तो क्या होगा, कम नंबर आए क्या होगा, तो फिर डर होता है।
और अगर डर इस चीज का है तो फिर ब्लैकआउट हो जाएगा। इसलिए जब भी, जैसे सर ने बताया, जब भी एग्जाम में बैठो, पेपर मिले, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करो, क्योंकि मन शांत करना है। अगर दिमाग और मन शांत है तो सारी चीज धीरे धीरे वापस आएगी और सब आती है। तो मन शांत करने के लिए इधर उधर मत देखो, वो क्या कर रहा है उसका क्या है, अपने पेपर पे फोकस करो। 4-5 गिनते गिनते सांस अंदर लो, 5 गिनते गिनते रोको और 6 गिनते गिनते उसे छोड़ो और 3-4 बार करो। ब्रीदिंग का सोच के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, एकदम मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होगा फिर अपना पेपर देखो, उसमें जो भी तुम्हें चीज आती है पहले तो वो आप अपना सॉल्व करना शुरू करो। लेकिन अगर आप सोचोगे अब क्या होगा, तो ये तो पढ़ा ही नहीं, वो तो किया ही नहीं, वो तो किया, अगर ऐसे सोचना शुरू कर दिया तो फिर तुम सब भूल जाओगे। तो जो चीज आती है उसको शुरू कर दो करना, धीरे धीरे उस पर जाओ जो चीज तुम्हें कठिन लगती है, एंड रिकॉल होने लगेगी। इसके साथ जुड़ी है तुम्हारी नींद। अगर रात को, जैसे सर ने बोला था, प्रिंसिपल सर ने, बॉडी क्लॉक ठीक रखो। अब समय है, थोड़ा सा समय रह गया है, रात को सोना शुरू कर दो। 6 से 7 घंटे रात की नींद इज अ मस्ट, क्योंकि रात को मेलाटोनिन निकलता है, बॉडी का रिपेयर होता है, ब्रेन शांत होता है और तभी सुबह सब कुछ याद आएगा। नहीं तो अगर रात को जागे हो तो सुबह कुछ याद नहीं आएगा, सब भूल जाओ। मेरे क्वेश्चन है कि मैं मतलब गुस्सा आ जाता है, जैसे कुछ कहते हैं बच्चे तो हमें गुस्सा आ जाता है कि मतलब मैम हम क्या करें इनको समझाने के लिए, ऐसा कि मतलब ये अच्छी तरफ जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है मैम कि हमारे बिल्कुल अपोजिट जाते हैं, हम बोलते हैं पॉजिटिव रहो, ये नेगेटिवली क्यों एक्सेप्ट करते हैं मैम, समझ में नहीं आ रहा कि हम गलत है या ये गलत है। तुम बड़ी हुई हो, तुम अपने बच्चों को उस साइड से बड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे टाइम पे ये चीज नहीं थी। ये एक 2 धार की तरह है, इसमें पढ़ाई का मटेरियल है, ये बना एक्चुअली इसलिए था कि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, लेकिन इसको हमने एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया और ये बच्चे के हाथ में है। तो उनको ऐसी चीजें यहाँ पे पता चल रही हैं और ऐसी चीजें वो देख रहे हैं जिनका उनको समझ भी नहीं आ रही और वो आपके ऊपर रिएक्शन करते हैं। गुस्सा करना एक ऐसी चीज है कि अगर आप गुस्सा करोगे तो इसका मतलब आप हार गए हो। गुस्सा मतलब रिएक्शन है, नहीं आप तुरंत आपने कुछ बोल दिया। अगर आप गुस्सा करोगे 100% आपका बच्चा भी आप पे गुस्सा करेगा, या बाहर जाके भाई पे करेगा, या स्कूल में जाके औरों पे करेगा। तो गुस्सा करना तो बंद करिए, और जब भी कोई भी बात हो तो आपको पता चले कि ये बच्चे की आपको ठीक नहीं लग रही। शुरू में ही मैंने बोला था आपको कि जो आपको बात ठीक नहीं लग रही, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय इसको यही बात ठीक लग रही है। तो उस समय उसको चेक करने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको 100% पता है मैं जो कह रहा हूँ सही है, मम्मी गलत है। तो इसलिए बहस में नहीं पड़ना है, आपको शांत रहना है। मैंने बोला ना, आपको शांत रहना है, अपने को बदलना है। आप शांत रहेंगे, सुन लीजिए उसकी बात, चुप रहिए, शांत। जब थोड़ा माहौल शांत हो जाता है, वो बैठता है, तब आप उसके साथ उस बारे में प्यार से चर्चा करिए और उसको समझाइए कि नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था। मैंने बोला पेरेंट बच्चे पैदा करना तो बहुत आसान है। You can do anything without any practice. Nobody is born a genius. Confidence building, public speaking, anything you want to do, you have to sit and practice. And before practice, the first step is self-esteem. You have to believe and you have to tell yourself. ये मत वेट करो कि कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए और बोले कि तुम अच्छे हो। अपने आप से कहो मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। और जो भी तुम करना चाहते हो उसको प्रैक्टिस करो, बोलना सीखो, शीशे के सामने बोलो, और लोग कोशिश करो कि तुम्हारे दोस्त बैठे हैं और अपनी टॉक दे सको, स्पीच को यही पूछ रहे हो ना, तो ये स्पीच कैसे दूं? तो जहां मौका मिले बोलने की कोशिश करो। ये सबके लिए है और पेरेंट्स के लिए खासकर ये है कि अपनी वाणी को विराम दो। मैं ये देखती हूँ पेरेंटिंग में, माएं इतनी बड़े भाषण दे रही है बच्चों को, और वो बेचारे तो आपके ऑडियंस है, वो अभी आपको कुछ नहीं कह सकते, मजबूर है, चुप है। तो आप अपनी उनपे बच्चों पे मत थोपिए। फिर आप कहते हैं कि बच्चा बोलता नहीं, बच्चा तब बोलेगा जब आप उसको बोलने का मौका दोगे। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलो, भाषण कम दो और बच्चे की बात सुनो। जब आप बच्चे की बात सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ उसके बारे में पता चलेगा। इज इट क्लियर? थैंक यू। My question to you is that how to deal with societal pressure, as we are board attaining students and we feel a lot of pressure in different ways. So please guide us in this manner. मैं कक्षा 12वीं माध्यमिक की छात्र हूँ।
मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आमतौर पर परीक्षा के दौरान हमें नकारात्मक ख्याल आते हैं और नकारात्मक तनाव बनता है, तो हम उस नकारात्मकता से कैसे बचें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टेस्ट का एग्जाम हो, ट्वेल्थ का एग्जाम हो, आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, आपके दोस्तों का बहुत रोल होता है, और बेसिकली नकारात्मक से ज्यादा ये बेसिकली एक स्ट्रेस और टेंशन है। तो उसमें आपको ये अपने आप से कहना है मैं कर सकता हूँ, और जो मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिए हैं, आपके जो 2-3 एग्जाम होते हैं उससे पहले, उसमें आपका परफॉर्मेंस है और थोड़ा कम भी है तो हाँ, ये मेरा टॉपिक वीक था, मैं थोड़ा और करूंगा और अच्छा हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा, बस ये है कि मुझे तो एक, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है मुझे एक सीट चाहिए, और जैसे 10th और 12th के एग्जाम होते हैं उसमें तो आपको अपना परफॉर्मेंस साल भर का आपका टर्मिनल एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम से थ्रू आउट आप उसको एसेस करिए, कहाँ पे गलती रह जा रही है उसको रिकवर करिए, और स्ट्रेस और टेंशन को अवॉइड करने के लिए दोस्त और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और अपने आप से कहते रहिए मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। अपने अंदर से आवाज निकालिए कि मैं कर सकता हूँ, कर लूंगा। और सारे क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, जब 40 बच्चे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो भी मेरी एज ग्रुप के हैं, और वो भी दाल रोटी खाते हैं, मैं भी दाल रोटी खाता हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं स्पेशल खाना है या कुछ है, और वही टीचर उनको भी पढ़ाते हैं, वही टीचर मुझे भी पढ़ाते हैं। तो नकारात्मक अगर आती है तो अपने आप को मोटिवेट रखिए। और दूसरा एक जो मैंने महसूस किया है, मैंने किया भी है, कि भगवान के भजन सुनने से भी पॉजिटिविटी बहुत आती है। तो देखो, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे से आता है और टाइम मैनेजमेंट, 2 चीजों पे हमेशा ध्यान रखो कि 10 क्वेश्चन है तो 1 घंटे का समय है तो मुझे 6 मिनट देने हैं। बहुत ज्यादा अच्छे से भी आता है कोई क्वेश्चन तो सबसे पहले लिखो, बेशक पहले लिखिए उसको आप, तो एक वेल लिखेंगे साफ कर। तो जब आप 6 नंबर का क्वेश्चन आपने 6 मिनट में लिख लिया तो थोड़ी जगह छोड़ दो कि और लिखना है। टाइम मैनेजमेंट रखिए और पहला जो आता हुआ क्वेश्चन लिखिए, तो आपकी एंजाइटी अपने आप दूर होती चली जाएगी। क्योंकि जब शुरुआत करते हैं, शुरुआत करना मुश्किल होता है, जब आप थोड़ा लिखना शुरू करते हैं आपने देखा होगा कि अपने आप चीजें लिखते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता मुझे काम आता है ये आता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो एक अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो ज्यादा अच्छे से आता है, और टाइम मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि ज्यादा आता है तो उसको 40 मिनट तक उसी क्वेश्चन को लिखने लगते हैं, तो उसमें भी आपको 6 नंबर से ज्यादा तो मिलेगी नहीं। 60 नंबर अगर है, 10 सवाल है, तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखिए, और ज्यादा आते हुए क्वेश्चन को भी उतना ही समय दीजिए शुरुआत में, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है तो उसका टाइम यहाँ बाद में आइए, लेकिन पहले सारे क्वेश्चन स्टेप करिए, उसके बाद अपने जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें ज्यादा समय दीजिए। My name is Vihan Yadav and I study in class 10C. My question is that, as we all know, nowadays we lack a lot of confidence when we appear in any examination or when we are asked to present anything in front of the audience. So please guide us all to how we can build our confidence and face the challenges. Thank you. मैंने रोग विभाग में दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में कार्यरत हूँ, और जैसा कि आपको पता होगा कि जनरली ये स्क्रीन वाली प्रॉब्लम जो है पहले तो होती थी कि जिनका कंप्यूटर रिलेटेड जॉब होता था, डाटा ऑपरेटर, ये लोग, अब क्या हुआ, मोबाइल का साइज बढ़ता जा रहा है, टैबलेट का साइज बढ़ता जा रहा है, और जैसा कि सर बता रहे थे कि माँ बाप ने इजी पाथवे अपना रखा है कि बच्चा रो रहा है, मोबाइल ले लिया, टैबलेट ले लिया, उसने रोना बंद कर दिया, और आप भी अपने फोन में लगे हुए हैं। तो उसके लिए एक रोल मॉडल क्या हो गया कि पापा भी फोन पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, मम्मी भी बैठी रहती है। तो उसके लिए क्या हो गया कि ये एक नॉर्मल सी चीज है, ऐसा करने से ही मैं पापा जैसा, मम्मी जैसा बन जाऊंगा। जबकि उसको ये नहीं पता कि जब पापा ने पढ़ाई करी तो किस तरीके से पढ़ाई करी। हमारे समय में मोबाइल और लैपटॉप देखना ही आपने बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो ये मेरी ये सलाह है कि अगर माँ बाप दोनों घर पे हैं तो एक जन ही बिजी रहे, एक जन पूरे टाइम बच्चों के साथ अटेंटिव रहे। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करानी है, एटलीस्ट किसी एक्टिविटी में, ड्राइंग में, पेंटिंग में या रनिंग में, किसी चीज में उसको एंगेज करें। ये ना हो कि घर आए और दोनों पेरेंट्स अपने अपने फोन में बिजी हैं, बच्चा अपने में बिजी है, उसको टाइम नहीं देंगे तो हो क्या रहा है, एक लोनलीनेस सी हो रही है। उसके पास दिखाने के लिए तो 1000 दोस्त हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड में खेलने जा रहा है तो उसको 2 बच्चे भी नहीं मिल पा रहे। तो फिजिकल एक्टिविटी भी अपने आप में लिमिट हो जा रही है। और जैसा कि सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर मोबाइल में बैटरी नहीं है, 5G डाटा 4G डाटा का क्या करोगे।
तो अगर दिमाग स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो उसमें आपकी माइंड रिकॉलिंग पावर वगैरह सब वीक हो जाती है। और जरूरी नहीं है कि सबको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, आज की तारीख में तो स्पोर्ट्स में भी बहुत ऑप्शन हो गए हैं हमारे यहाँ, और हर चीज में, जैसे आपने देखा होगा राम जी की जिसने मूर्ति बनाई, पूरी दुनिया आज उसको जानती है कि किसने ऐसी सजीव मूर्ति बना के पेश कर दी। फिर हमारा जो आर्किटेक्चर बना है वो भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिना पिलर के बिल्डिंग बनाना 3-3 मंजिला, जो कि फॉरेन में संभव ही नहीं है। तो हर चीज में कोई माली है, जैसे आपके यहाँ इतने सारे रंग के फूल लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही तरह का फूल होगा तो ही बहुत अच्छा होगा, डिफरेंट। तो हर आदमी की अलग जिम्मेदारी है। हर आदमी डॉक्टर बन नहीं सकता, हर आदमी कुछ नहीं बन सकता। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है आंखों का ऑपरेशन करना, तो मेरे साथ एक सिस्टर भी होती है, एक पेशेंट को अंदर बाहर करने वाला भी होता है। तो अगर ये कोई ऐसा है, इनमें से कोई एक आदमी भी गड़बड़ है, तो अच्छे से अच्छा मैं ऑपरेशन कर दूंगा, तब भी मरीज कहेगा अरे वहां मत जाना। जो अंदर बाहर करता है वो तो बिल्कुल बहुत खराब तरीके से ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक देता है। तो हर चीज में ध्यान रखना होता है जब आप करते हो। तो हर आदमी की अलग जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से आप करिए, तो आपका एक जो है अच्छा योगदान होगा। और सबसे ज्यादा जो हमारा मेन अमर उजाला का इनिशिएटिव है, मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि पेरेंट्स और बच्चों को साथ में रख के इन्होंने एक अलग से इनिशिएटिव लिया है, ताकि एक क्लियर आपको पता चले कि असल में बड़े अच्छे लोगों को बुलाया है जो संघर्ष के जीवन से निकल के आए हैं। तो वो अपने अनुभव भी साझा करेंगे और एक अच्छा एक मार्गदर्शन करेंगे आपका कि किस तरीके से आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं और बच्चों को एग्जाम के प्रेशर से एक गेम की तरह लगा सकते हैं। कि हम तो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 दिन की तैयारी से पास फेल नहीं होते, आपको भी पता है। तो बच्चों को अच्छे से सोने दें और ध्यान रखें कि 3-4 महीने तो एटलीस्ट बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान दें, और फिजिकल एक्टिविटी को भी हफ्ते में एक रूटीन बनाइए कि 2 या 3 दिन जरूर हो। आपसे जैसे कोई खड़े होकर बताइए, हाथ उठा के। कितने? गुड, वेरी गुड। एक बहुत खूबसूरत सा परिसर इस विद्यालय का है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं रणवीर सिंह जी का। आपको बहुत बहुत आभार है, आप यहाँ पे अपना समय कीमती समय निकाल कर पहुंचे। प्रोफेसर डॉक्टर सोना कौशल जी, अमर उजाला के बुलाने पर हमेशा छोटे से छोटा कार्यक्रम हमारा होता है, बड़े से बड़ा कार्यक्रम होता है, वहां की उपस्थित विधायक करती। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक विशेषज्ञ के तौर पर बहुत जल्दी से हमारे साथ जुड़े हैं कि बहुत शहर के नामी और विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुशील ओझा जी, जो आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे इस समय कि इस समय बच्चों को जो दिक्कत आने वाली है, या बच्चों को सामने जो एग्जाम के दौरान दिक्कत आती है, खास करके उनकी पढ़ाई को लेके, उससे आपसे रूबरू कराएंगे, उससे कैसे समाधान है उसका, तो ये समाधान बताने के लिए भी हमारे साथ हैं। इस विद्यालय के प्राचार्य मामचंद जी, जिनका आतिथ्य हम लोगों को मिला और उनको मौका मिला कि हम यहाँ पे आके एक कार्यक्रम आप लोगों के बीच में पेश करें। आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वागत इसलिए नहीं कहेंगे कि हम आपके परिसर में आपने हमारा खुद ही स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावकों को लेकर एक अमर उजाला के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं। अमर उजाला सिर्फ एक अखबार नहीं है। अमर उजाला का मकसद एक समाज के अंदर जो भी चीजें हैं उनको आगे लेके बढ़ना। देखते हैं हम लोग समय समय पर तमाम चीजें करते हैं, सिर्फ एक न्यूज पेपर की तरह खबर देने का काम हमारा नहीं है। समाज कैसे मजबूत बने, समाज का हर नागरिक कैसे मजबूत बने, उसमें उसकी भागीदारी कैसे हो, इस पर विशेष फोकस रहता है। इसी दीदी के समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। बच्चों की काउंसलिंग, बच्चों से बातचीत, ये हम लगातार करते आए हैं, लेकिन पहली बार हमको ये लगा कि हमको उन अभिभावकों से भी जोड़ना चाहिए जो बच्चों को फेस कर रहे हैं, जो घर में उनके साथ जिन बच्चों के एग्जाम है और उनको क्या क्या परेशानी आ रही है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, या उनको किस तरीके का इस समय सलाह या सुझाव या
उनके साथ कोई होने वाला हो। तो ये जो विशेषज्ञों का पैनल इसीलिए बुलाया गया कि वो आपके साथ आपकी जो समस्या है उससे रूबरू आपको करा के उसका क्या समाधान है। बेसिकली होता है समस्या सबके सामने होती है, समाधान खोजना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो समाधान का काम जो है वो अमर उजाला ने अपने दर्दों में लिया इस बार, और हमको लगा कि नहीं जो पेरेंट्स को बुलाते हैं उनके बीच में हम अपनी बात रखें। आज हम लोग अच्छी संख्या में उपस्थित हुए, ये भी देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम अपने बच्चों के प्रति सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं। तो उस चिंता का जो भी समाधान है उसका उद्देश्य लेकर अमर उजाला ने प्रोग्राम किया है। और संवाद हमारा हर महीने कुछ न कुछ हम लोग करते हैं, तो ये संवाद इस बार आप लोगों के साथ है। और हमको लगता है कि जो विशेषज्ञ हैं इनसे जो बात निकल के जाएगी वो आपके घर तक पहुंचेगी और आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन तो पहले वैसे भी नींद नहीं आती, तो आप अपना एक रूटीन रखिए सही, तो उससे आपको नींद टाइम से भी आएगी और रेस्ट भी मिलेगा। और अपना एक पढ़ने का भी टाइम टेबल बनाइए। दूसरी बात, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर पॉसिबल हो तो 10:30 से 1:30 बजे बैठिए। मैंने कहा ना, कभी कभी सोने जाने का टाइम जो बाय क्लॉक है वो जो डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम रात को पढ़ रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो दिन में नींद आती है बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें, वो बहुत जरूरी है। बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी, आपको लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम कहां है? मैं मानता हूं टाइम नहीं है, लेकिन एग्जाम के दिन स्पेशली या वैसे भी अदरवाइज भी आप अगर नहीं बैठे हैं, आप बुक लेके कमरे में घूमते रहिए, टहलते रहिए, धूप में चले जाइए। आप धूप भी जरूरी है। जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल पे आपके पास डेटा है, 5G है, बड़े बड़े प्लान है, सब कुछ है, लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं है। क्या फायदा है उस प्लान का, उस 5G डेटा का क्या फायदा है? तो बैटरी चार्ज होनी जरूरी है, मोबाइल चार्ज होना जरूरी है। इसी तरह से शरीर जो है ये मोबाइल है, अंदर जो कुछ भी है, चाहे आपके पास 5G डेटा है, कुछ भी है, उसके लिए चार्ज करिए इसको, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।